Good morning, students. So today we will start reading our chapter. As you know that we are reading the sixth chapter from the book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is Making of a Scientist. So in this chapter, we will start reading from the page number 34, and the questions before starting the next passage. The questions are: what lessons does E. Bright learn when he does not win anything at a science fair? What experiments and projects does he then undertake? What are the qualities that go into the making of a scientist? मीन्स ईव ब्राइट को जब एक साइंस फेयर में कुछ भी प्राइज़ नहीं मिला तो उसने कौन से लेसन सीखे और उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडरटेक किए और देन कौन सी क्वालिटीज़ को उसने मतलब वो गो थ्रू हुआ, कौन सी क्वालिटीज़ उसको लगता था कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए होती हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. तो जब वो 7th ग्रेड में हुआ तो उसको हिंट पता मिल गया एक कि साइंस जो है वो है क्या, रियल साइंस है क्या. और कंट्री साइंस फेयर में उसने जब एंटर किया था तो वहाँ उसने देखा कि कोई मतलब ही वो सिटिंग आइडल, मीन्स उसको कोई कुछ भी प्राइज़ नहीं मिल रहा था और वो ऐसे ही बैठा था और उसे ये लग रहा था क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है ऑलमोस्ट हर इंसान को कुछ ना कुछ प्राइज़ मिल रहा था. लेकिन ई ब्राइट जो था उसने जो प्रोजेक्ट वहाँ पे दिखाया था वो था फ्रॉग टिश्यू पे उसने स्लाइड्स बनाई हुई थी. तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर उसको प्राइज़ मिलना चाहिए है तो उसके लिए प्राइज़ लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ मतलब रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ना कि एक सिंपली डिस्प्ले दिखा दिया और आप सोचो कि आपको प्राइज़ मिल गया. ऐसा नहीं है. मतलब उसको रियलाइज़ हुआ कि कुछ पाने के लिए उसको रियली उस चीज़ की रूट तक पहुंचना पड़ेगा. और रियल साइंस क्या है? रियल साइंस ये नहीं है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको डिफरेंट ढंग से प्रेजेंट कर दिया. मीन्स वो चीज़ें सामने लाने की कोशिश करने को साइंस कहते हैं, जो चीज़ें अभी तक किसी ने ना की हों. साइंस के फील्ड में रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पढ़ते हैं. ये चीज़ उसने रियलाइज़ कर ली. ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ए ब्राइट वॉज अपियरिंग. आई न्यू दैट for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I would rather doing in the past several years. मतलब कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है उसके अंदर आ चुकी थी, मतलब उस चीज़ उसको ड्राइव कर रही थी, उसको लेके जा रही थी, जो उसके अंदर पैदा हो रही थी कम्पिटिटिव स्पिरिट जो थी. और उसने फील कर लिया था कि आगे आने वाले जो सालों में होने वाले साइंस फेयर हैं उसमें उसने रियल एक्सपेरिमेंट करना है. और जिस फील्ड में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिस चीज़ सब्जेक्ट वो अच्छे से जानता था वो इंसेक्ट था, इंसेक्ट्स के साथ रिलेटेड था. और इसलिए उसने मतलब क्योंकि इस इंसेक्ट वाले सब्जेक्ट के साथ वो काफ़ी सालों से डील करता आ रहा था. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept E. Bright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fairs. उसने डॉक्टर अर्क्वाहार्ट्स जो थे उनको लिखा आइडियाज़ देने के लिए, और अर्क्वाहार्ट्स ने उसको एक स्टैक ऑफ सजेशंस मीन पाइल ऑफ सजेशन, पाइल
पाइल क्या होता है, ढेर, मीन्स नंबर ऑफ सजेशंस उसको दिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसलिए फिर ईब्राइट जो है वो बिज़ी हो गया उन्हें करने में, और नेक्स्ट जो फिर कंट्री में हुए प्रोजेक्ट्स जो हुए फिर उनमें उसको प्राइज़ मिले। फिर देन इंटरनेशनल लेवल पे जो साइंस फेयर्स हुए उनमें उसको प्राइजेस मिले। फॉर हिज 8th grade, Ebright tried to find a cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. तो उसने फिर नेक्स्ट जो है 8th ग्रेड में जब पहुंचा तो उसने एक प्रोजेक्ट जो था वो क्या लिया, उसने ट्राई किया ये फाइंड करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी डिजीज़ है जो सभी मोनार्क कैटरपिलर्स को मार रही है। और ईब्राइट को लगा कि वो जो डिज़ीज़ है शायद वो बीटल के द्वारा कैरी की जा रही है, मतलब बीटल्स उस डिज़ीज़ को फैला रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में ही वो बड़ा होने दे। तो इस मतलब ताकि वो अपने जो कैटरपिलर्स हैं वो अपने आप को उस बीटल से पैदा होने वाली बीमारी से के प्रति अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में एबल हो सके। सो आई डेंट गेट एनी रियल रिज़ल्ट, लेकिन कहता है मुझे कोई सही रिज़ल्ट नहीं मिले, अच्छे असली रिज़ल्ट नहीं मिले। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। कहता है लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने दिखाया कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और इस बार मैं जीता भी। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroys look like monarch because monarchs don't taste good to birds. Viceroys on the other hand do taste good to birds. So the more they look like monarchs, the less they likely they are to become a bird's dinner. तो नेक्स्ट ईयर जो था उसने प्रोजेक्ट लिया कि उसने ये टेस्ट करना था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। उसकी ये थ्योरी थी कि वाइसरॉयज बटरफ्लाइज जो होती हैं वो मोनार्क जैसी दिखती हैं, मोनार्क बटरफ्लाई जैसी दिखती हैं, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती हैं वो सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती हैं जो बर्ड्स को अच्छी टेस्ट नहीं लगता उनका, मोनार्क्स को बर्ड्स नहीं खाते हैं क्योंकि उनका मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता पक्षियों को। तो वाइसरॉयज जो होती हैं बटरफ्लाइज वो ऑन द अदर हैंड उनका टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लगता है। इसलिए मतलब जो वाइसरॉयज होती हैं वो मोनार्क को कॉपी करने की कोशिश करती हैं ताकि उनको बर्ड्स आसानी से पहचान ना सकें और वो उनके लिए उनका डिनर ना बन पाएँ। मीन्स इसीलिए क्योंकि मोनार्क जो थी बटरफ्लाइज उनको बर्ड्स नहीं खाते थे, इसलिए वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं ताकि वो बच सकें उनसे birds से। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. तो ईब्राइट ने जो प्रोजेक्ट लिया था उसने ये देखना था कि क्या बर्ड्स वाकई में मोनार्क जो बटरफ्लाइज होती हैं उसको नहीं खाते हैं खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो उसने ये फाउंड किया कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो ऑर्डिनरी बर्ड्स फूड जो मतलब ऑर्डिनरी बर्ड जो फूड खाते हैं उनको वो नहीं खाता है, वो डेफिनेटली मोनार्क्स को खाएगा अगर वो उससे मिलते हैं तो जो ये बात ईब्राइट ने रिसर्च जो की थी ये बात जो थी बाद में लोगों ने भी प्रूव की, शो किया कि वाकई में जो वाइसरॉयज होती हैं वो डेफिनेटली प्रोबेबली शायद मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, क्योंकि उसने देखा कि कुछ बर्ड जो थे वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खा रहे थे लेकिन वो रियलिटी में मोनार्क्स बटरफ्लाई नहीं थी, वो थी कौन, वाइसरॉयज जो कॉपी करती थी मोनार्क बटरफ्लाइज को। और यही बात फिर बाद में
दूसरे लोगों ने भी कही कि शायद प्रोबेबली हो सकता है कि वाइसरायज जो हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट उसने प्लेस किया था उसका प्रोजेक्ट जो था ज़ूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट आया, और ओवरऑल कंट्री साइंस फेयर में उसका ये प्रोजेक्ट जो था वो थर्ड रहा। In his second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. तो सेकेंड ईयर जो था इस हाई स्कूल में उसने रिचर्ड ई ब्राइट ने एक रिसर्च करनी शुरू की जिसमें उसने डिस्कवर किया जिसमें कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। तो इनडायरेक्टली ये जो प्रोजेक्ट था इट ऑल्सो लेड टू हिज, मतलब इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट ने उसको लाइफ ऑफ सेल्स की थ्योरी उसके सामने खोल के रख दी। मीन्स वो रिसर्च किसी और चीज़ के बारे में करने वाला था, इंसेक्ट्स हार्मोन के बारे में, इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, लेकिन बाद में इसी थ्योरी ने उसको कहाँ पहुंचा दिया, लाइफ ऑफ सेल्स, थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स पे। Then the question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा? मतलब जो क्वेश्चन उसने ट्राई किया आंसर करने का वो बहुत सिंपल था कि जो मोनार्क प्यूपा होता है, प्यूपा इज़ अ स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल, आपको पता ही है। तो कहते हैं कि जो प्यूपा स्टेज में मोनार्क बटरफ्लाई पहुंचती है तो उसके जो ऊपर जो 12 टाइनी छोटे छोटे गोल्ड के स्पॉट्स होते हैं उनका क्या पर्पस होता है? सो एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल बट डॉक्टर ऑक्वाहार्ट डिडंट बिलीव इट। तो सभी ने यही एज्यूम किया, मतलब यही मान के चल रही सभी कि शायद जो उसके लिए ये सजावट के लिए होते हैं, ऑर्नामेंटल मीन्स सजाने के लिए होते हैं उसको, मोनार्क को। ई ब्राइट का मानना है कि सभी ये सोचते थे, लेकिन डॉक्टर ऑक्वाहार्ट जो थे वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, ई ब्राइट एंड अनदर excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the fly's full development. तो इसका आंसर ढूंढने के लिए ई ब्राइट और उसके साथ एक बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट उसके साथ रह चुका जो था पहले, तो दोनों ने ये एक डिवाइस खोजी जिससे उन्होंने पता लगाया कि वो जो स्पोर्ट्स उसके ऊपर होते थे मोनार्क पे की बॉडी पे, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते थे जो कि बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता था। दिस प्रोजेक्ट वन ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. देन कहते कि ये प्रोजेक्ट था ई ब्राइट का, उसने उसको फर्स्ट प्लेस काउंटी फेयर में दिलाई। देन उसको इसी फर्स्ट पोजीशन के कारण उसको इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री मिली, और फिर वहाँ जाके उसने जूलॉजी की प्लेस में थर्ड पोजीशन हासिल की। देन उसको चांस मिला समर में एंटोमोलॉजी एंड लेबोरेटरी जो थी उसमें, एंटोमोलॉजी पर्टिकुलर ब्रांच है साइंस की जो इंसेक्ट्स के साथ डील करती है। तो जो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च था, वहाँ जाके इस लेबोरेटरी में उसे काम करने का भी मौका मिला। As a high school junior, Richard E. Bright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. तो एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ने अपना मतलब एक्सपेरिमेंट्स को एडवांस का मतलब कंटिन्यू रखा, और मोनार्क प्यूपा पे जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था उनको वो कंटिन्यू रखते हैं, एडवांस मतलब और ज़्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उस साल उसने प्रोजेक्ट ने उसको फर्स्ट प्लेस दिलाई इंटरनेशनल साइंस फेयर में, एंड उसको एक और चांस मिला कि वो आर्मी लेबोरेटरी में जाके काम कर सके समर में, ड्यूरिंग द समर टाइम।
In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed and develop into normal fed the hormone from the gold sports. That project won first place for zoology and the international fair. He spent the summer after graduation during further work at the army laboratory and at the laboratory of the US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. देन कहता है कि इसका जो सेकंड सीनियर ईयर में था, जो उसका साल नेक्स्ट, ही वेंट, उसने मतलब एक स्टेप और आगे गया. उसने मतलब सेल्स को ग्रू किया, जो मोनार्क के विंग के जो सेल्स थे उनको ग्रू किया. और एक कल्चर में, एक मतलब कल्चर मीन्स जैसे एक घोल होता है, और उसने शो किया कि जो सेल्स होते हैं वो डिवेल्प और डिवाइड एंड डेवलप होते हैं नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में. मतलब उनके नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग्स के स्केल्स में डिवाइड होते हैं, वो डेवलप करते हैं वो तब अगर उनको एक पर्टिकुलर हार्मोन पे जो कि गोल्ड स्पॉट्स से उसको मिलता है, उस गोल्ड स्पॉट से मिले हुए पर्टिकुलर हार्मोन को लेके वो फीड लेके वहाँ से फिर वो उस बटरफ्लाई के विंग्स में डेवलप होते हैं. दैट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट ने उसको जोलॉजी इंटरनेशनल फेयर जो हुआ उसमें जोलॉजी के सेक्शन में उसको फर्स्ट प्राइज़ दिलाया. देन उसने फिर जो समर था वो स्पेंड किया उसने ग्रेजुएशन के बाद आर्मी लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में वहाँ फिर उसने US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो था वहाँ पे भी मतलब टाइम काम किया. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spores. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormones केमिकल स्ट्रक्चर. फिर समर सीज़न में उसने एक फ्रेशमैन की तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया. फिर उस काम करने के बाद ईब्राइट जो थे वो लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में चले गए, और फिर वहाँ जाके उन्होंने हार्मोन पे और काम किया जो गोल्ड स्पॉट से निकलते हुए हार्मोन थे. फिर लेबोरेटरी की जो सोफिस्टिकेटेड मीन्स ख़ास तरह के इंस्ट्रूमेंट जो थे उनको यूज़ करते हुए उन्होंने मतलब वो एबल हो गए ये आइडेंटिफाई करने के कि हार्मोन्स में एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है. अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग द जूनियर ईयर ईब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. मतलब अ ईयर एंड अ हाफ लेटर मीन्स 1.5 साल बाद, जब वो जूनियर साल में ही था, ईब्राइट को एक और आइडिया मिला जिससे उसको सेल लाइफ एक न्यू थ्योरी मिली. इट केम ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन. मतलब ये थ्योरी उनके माइंड में कब आई, जब वो केमिकल स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताया था हार्मोन्स का, प्यूपा के हार्मोन्स का, तो उसके गोल्ड स्पोर्ट्स के जो हार्मोन्स थे उसका, तो जब वो उनको एक्सरे में देख रहे थे, अच्छे तरह उसकी उनकी जांच कर रहे थे, तो ये थ्योरी तब उनके माइंड में आई. व्हेन ही सॉ दोज फोटोज ईब्राइट डिडंट shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle, how the cell can read the blueprint on its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus DNA is the blueprint of for life. फिर जब वो फ़ोटोज़ ये वाली देख रहे थे तो ईब्राइट ने मतलब ये देख के चिल्लाए नहीं, मतलब यूरेका मीन्स आई हैव हुर्रा ब्रावो आई हैव डन इट, ये चीज़ नहीं वो चिल्लाए. मतलब इसके अलावा बल्कि इससे उल्ट उनको बिलीव हुआ
कि जो उन्होंने ये किया है, इसके साथ साथ उनको इंसेक्ट हार्मोन की जो फाइंडिंग कर रहे थे, इसके साथ साथ इन्हीं फ़ोटोज़ ने उनको एक आंसर दिया है उनके इस क्वेश्चन का, एक बायोलॉजी के पज़ल का, कि कैसे सेल जो हैं उनके वो डीएनए का ब्लूप्रिंट को रीड कर सकते हैं। मतलब सेल्स में हम डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड कर सकते हैं। डीएनए क्या होता है? एक सब्सटेंस है जो सेल के न्यूक्लियस में होता है एंड जो हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। तो ये डेफिनेटली डिटरमिन भी करता है द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, मतलब कैसे हो, किस फॉर्म में होगा सेल और कैसे फंक्शंस करेगा सेल, ये डीएनए ही हमारा डिसाइड करता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस तरह से जो लाइफ का ब्लूप्रिंट है वो क्या है? डीएनए। ये सारी चीज़ें जो थी वो उन्होंने इस थ्योरी में खोजी थी। थैंक यू।